Hello everyone, welcome to AgriAdict platform. I am Rishabh Majumdar, All India Rank 29 from Seed Science and Technology, IRI New Delhi. In the continuation of lecture series of plant physiology, today we'll start a new chapter, that is photosynthesis, and we'll try to cover this chapter from basics to advanced level. देखो, ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? फोटो यानी लाइट एंड सिंथेसिस यानी फूड, यानी द प्रोसेस वेयर द प्लांट्स आर सिंथेसाइजिंग देयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. बट chemically this reaction will represent as CO2 and water in the presence of light, and obviously in green plant it will convert to glucose and oxygen. Here oxygen is a byproduct. तो ये है फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रहा है और पानी से क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है. फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है? वो ऑक्सीजन है. ये प्रोसेस को हम लोग 5 तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. जैसे पहले हम लोग बोल सकते हैं ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है. क्यों ये रेडॉक्स रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन उसी को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होते हैं. देखो, CO2 में C का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ग्लूकोज में C का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ऑक्सीजन में O2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. यानी CO2 से ग्लूकोज जब बन रहा है ये हो रहा है रिडक्शन, और पानी से जब ऑक्सीजन हो रहा है ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही साथ हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. देन वी कैन कॉल इट इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस. Why it is known as physiochemical process? Physio means physical energy is involved in the process. Which physical energy? That is light. Why it is chemical? Because the product what we have obtained in the photosynthesis, that is glucose. So both the things, physical and chemical things, are happening in the photosynthesis. That's why this process is known as physiochemical process. Then it is an anabolic process. Obviously, what is anabolic process? Where the biomass is increased in the plant body. So as the glucose is formed here, that's why it is known as its biomass, the plant's biomass get increased. तो इसीलिए इसको बोलते हैं एनाबोलिक प्रोसेस. इसको आफिल भी बोल सकते हो. क्यों आफिल भाई? क्योंकि CO2 इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, CO2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो CO2 में क्या होगा? रिडक्शन, और क्या बनेगा? ग्लूकोज. एज CO2 इज वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसीलिए ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आफिल प्रोसेस. और इसको क्या कहा जाता है? रेडॉक्स, फिजियोकेमिकल, एनाबोलिक, आफिल प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो कोई भी रिएक्शन में अगर एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, ऐसा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. कोई रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन द फोटोसिंथेसिस वी आर यूजिंग लाइट, नॉट वी, प्लांट आर यूजिंग लाइट. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट फोटोसिंथेसिस. लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये 2 फेज में होता है. एक लाइट फेज और लाइट रिएक्शन, और डार्क फेज और डार्क रिएक्शन. बट डार्क रिएक्शन इज नॉट कॉल्ड एज डार्क. डार्क मतलब क्या है? अंधेरा में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं. डार्क मतलब यह है क्योंकि इसमें लाइट का जो रोल वो डायरेक्ट नहीं है. लेकिन हमेशा याद रखो, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं. इसीलिए डार्क रिएक्शन को डार्क कहा जाता है, क्योंकि लाइट का डायरेक्ट रोल नहीं है. इसी तरीके से लाइट रिएक्शन को हम लोग क्यों लाइट बोलते हैं? क्योंकि लाइट का उसमें डायरेक्ट रोल है. तो किसमें लाइट का डायरेक्ट रोल है, किसमें लाइट का इनडायरेक्ट रोल है, इसके आधार पर हम लोग
फोटोसिंथेसिस को दो फेज में हम लोग कैटेगरी करते हैं। एक है लाइट रिएक्शन जिसमें लाइट का डायरेक्ट रोल है, एक है डार्क रिएक्शन जिसमें लाइट का इनडायरेक्ट रोल है। क्यों इनडायरेक्ट? क्योंकि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। तो ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे मैंने कहा दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में होते हैं क्या? लाइट रिएक्शन में पानी टूटते हैं और बन जाता है क्या? ऑक्सीजन। और इसी टाइम में क्या होते हैं? एडीपी से एटीपी एंड एनएडीपी से NADPH2 बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे, लाइट रिएक्शन जब डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। और ये जो लाइट रिएक्शन होते हैं ये पानी टूटता है बिकॉज ऑफ सनलाइट और H nu you can say as light. Now in dark reaction what will happen? बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनते हैं। और कैसे बनते हैं? दिस डार्क रिएक्शन में CO2 से ग्लूकोज बन रहा है बट विद द हेल्प ऑफ दिस ATP एंड NADPH2 मीन्स whatever we are getting in light reaction, that's ATP and NADPH2, here these two things are using in dark reaction as assimilatory power. So ये दोनों को ATP and NADPH2 को हम लोग बोलते हैं assimilatory power of dark reaction. तो ये है जनरल रिएक्शन और ओवरव्यू ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। कोई भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसका साइंटिस्ट को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट साइंटिस्ट द साइंस कैन नॉट टेक प्लेस। तो चलिए साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं, फोटोसिंथेसिस में कौन सा साइंटिस्ट का रोल है। तो पहले जो साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व है, जो पहली बार ये फोटोसिंथेसिस होता है इसके बारे में बोला था, वो है कौन? स्टीफन हेल्स। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, earlier in the sense in the previous video, if you have seen my video, I have mentioned that who is father of plant physiology? Stephen Hales. But एक information दे रहा हूं, after 2018, after many research article, now we are calling Julian Sachs as father of plant physiology. But ऐसा कोई ऐसे प्रूव नहीं है और गूगल में भी ऐसा मतलब डायरेक्टली बोल भी नहीं रहा है। अगर ऑप्शन में स्टीफन हेल्स होगा तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी अभी भी हम लोग जूलियन सैक्स को ही लगाएंगे। लेकिन अगर स्टीफन हेल्स है और जूलियन सैक्स नहीं है तो तुम लोग को क्या करना है? स्टीफन हेल्स को लगाना है। तो मॉडर्न प्लांट फिजियोलॉजी और नाउअडेज हम लोग क्या बोलेंगे? जूलियन सैक्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, नॉट स्टीफन हेल्स। प्लीज always remember this point. So previously we are telling Stephen Hales as father of plant physiology, but now the concept has been changed and we are calling Julian Sachs as father of plant physiology. So ये स्टीफन हेल्स जो थे उन्होंने ही पहली बात फोटोसिंथेसिस के बारे में बोला था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है प्रिस्ले। So what does Priestley did? So प्रिस्ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया बेलजार एक्सपेरिमेंट, यानी प्रिस्ले ने एक बेलजार लिया, बेलजार लेने के बाद इसमें एक कैंडल लगाया और इसमें प्लेस किया एक माउस। उन्होंने देखा माउस हो गया डेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उसमें भी कैंडल था और माउस भी था, लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज भी था जिसको हम लोग बोलते हैं मिंट प्लांट। एक मिंट प्लांट को रख दिया। मिंट प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऑक्सीजन। मींस दिस टाइम माउस वाज अलाइव। तो प्रिस्टले का कहने का मतलब क्या था? कहने का यह मतलब था ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट थर्ड साइंटिस्ट, उसका नाम है इंजेनहाउस।
तो इंजन हाउस ने क्या देखा, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए उन्होंने एक सेटअप किया, एक वाटर बॉडीज थे, वो वाटर बॉडीज में उन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट को यूज किया जिसका नाम क्या है, हाइड्रिला। ये हाइड्रिला क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऑब्वियस का बात है, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या इवॉल्व होगा, ऑक्सीजन। अब पानी में ऑक्सीजन कैसे ऊपर आएगा, यानी पानी में ऑक्सीजन देखेगा कैसे, ऑटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं, तो इन द फॉर्म ऑफ बबल क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकल आएगा पानी के ऊपर। तो उन्होंने देखा लाइट यानी डे टाइम जब रहेगा, हाइड्रिला प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है यानी बबल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन नाइट में जब डार्क कंडीशन है तब कोई भी ऐसे बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वो वाटर बॉडी में। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला ऑक्सीजन इवोल्यूशन कब हो रहा है, लाइट में, यानी लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इंजन हाउस क्या बोला, सनलाइट। ये कोड वर्ड है, देखो स्टोरी याद नहीं रखने का है, क्या याद रखने का, कोड वर्ड जो एमसीक्यू में आते हैं। जैसे फर्स्ट टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस विच साइंटिस्ट, तो आंसर क्या होगा, स्टीफन हेल्स। जैसे बोलेगा ऑक्सीजन, आंसर क्या होगा, प्रिस्टले। अगर बोलेगा सनलाइट तो आंसर क्या होगा, इंजन हाउस। लाइक दैट यू नीड टू रिमेंबर द की वर्ड एसोसिएट विथ विच साइंटिस्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट जो होगा वो कौन है, चौथा, वो है जूलियन सैक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग आज के दिन में फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो नंबर 4 इज जे सैक्स। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें जो सिंथेसिस हो रहा है, फूड का जो सिंथेसिस हो रहा है पहले बार, वो क्या है, ग्लूकोज। जो चल रहा है यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। और जब वो चीज स्टोर होगा किसी भी जगह में, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सीड का एंडोस्पर्म हो, चाहे वो किसी भी जगह में अगर स्टोर हो रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये एक बात का कौन, जूलियन सैक्स ने। सेकेंड बात उन्होंने बोला ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस एक ग्रीन बॉडीज में हो रहा है इनसाइड द प्लांट। टुडे वी नो दैट ग्रीन बॉडी इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, but by that time we didn't know that he was actually talking about chloroplast, but he mentioned the name green bodies. तो उन्होंने बोला ग्रीन बॉडीज में यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पिगमेंट उधर रहते हैं। तो ये कौन कहा, ये तीनों चीज कहा जूलियन सैक्स ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम कौन है, नेक्स्ट है वैन नील। सो वैन नील से पहले एक बात थे, देखो और एक बार हम लोग फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते हैं, क्या था, CO2 प्लस H2O से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो इसमें दो चीज पॉसिबिलिटी है, ये जो ऑक्सीजन इसका सोर्स हो सकता है CO2 और ये ऑक्सीजन का सोर्स हो सकता है H2O। तो पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है डी सॉसर। डी सॉसर का कहने का जो मतलब था वो ये था, ये जो पानी है, ये जो ऑक्सीजन है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है CO2 से। लेकिन इसको डिस्प्रूव कौन किया, ये इसको डिस्प्रूव किया वैन नील ने। उन्होंने बोला भाई ऑक्सीजन आता है पानी से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब उन्होंने कैसे प्रूव किया, उन्होंने यूज किया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया देयर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देन व्हाट इज हैपनिंग इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक्चुअली इंस्टेड ऑफ H2O दे आर यूजिंग H2S। सो उसीलिए उधर क्या मिलता है, सल्फर एज बाई प्रोडक्ट। लेकिन ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट। क्यों भाई, क्योंकि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ने H2S को इन्वॉल्व किया, ग्रीन प्लांट्स ने H2S को इन्वॉल्व किया, और ग्रीन प्लांट्स में H2O को इन्वॉल्व कर रहा है। तो बाय कंक्लूजन क्या बोला,
वैन नील ने बोल रहा है जो ऑक्सीजन इधर तैयार हो रहा है वो कहां से हो रहा है, पानी से हो रहा है, ना कि CO2 से। हालांकि ये वैन नील का जो एक्सपेरिमेंट है उसका क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। कुछ देर बाद तीनों साइंटिस्ट, तीनों नहीं दो मेनली, रूबेन एंड कैमेल ले मिलके रेडियो आइसोटोप टेक्निक के माध्यम से क्या किया, ये प्रूव कर दिया जो ऑक्सीजन है वो H2O से आते हैं। उसीलिए ऑक्सीजन का दो एक्चुअली क्या किया, आइसोटोप को यूज किया, एक O16 और एक है O18। कौन किया, रूबेन और कैमेल। अगर एग्जाम में आएगा कौन पहली बार बोला ऑक्सीजन का सोर्स H2O है, तो आंसर क्या होगा, वैन नील। अगर बोलेगा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन किया, तो होगा वैन नील। अगर बोलेगा रेडियो आइसोटोप टेक्निक इस्तेमाल करके कौन प्रूफ किया ऑक्सीजन का सोर्स क्या है H2O, तो आंसर क्या होगा, रूबेन एंड कैमेल। तो दैट्स ऑल अबाउट हिस्ट्रीज। देन we will talk about where this photosynthesis actually happening. So answer is in green bodies. So what is green bodies? Chloroplast. What is chloroplast? A cell organelle, and obvious का बात है क्या, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। तो चलो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। क्यों समझ रहे हैं हम लोग, समझना है क्योंकि अगर विदाउट क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर वी कैन नॉट इमेजिन द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो अभी आएंगे फोटोसिंथेटिक एपैरेटर, यानी जिधर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो विल टॉक अबाउट फोटोसिंथेटिक एपैरेटर यानी क्लोरोप्लास्ट। तो पहले बात तो यह है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ना। सो क्लोरोप्लास्ट के, ये क्लोरोप्लास्ट मैं ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं, एक रफ डायग्राम है। ये एक डबल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और हमेशा याद रखो आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। व्हाई? बिकॉज ऑफ पोरिन प्रोटीन्स। आउटर मेम्ब्रेन हैज पोरिन प्रोटीन, दैट्स व्हाई आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या होगा, इनसाइड ये जो साइटोप्लाज्म है वो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में पाए जाते हैं क्या, जो ग्लूकोज बायोसिंथेसिस हो रहा है उसका बायोसिंथेसिस का एंजाइम्स, जैसे कि रूबिस्को। हम लोग जब डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें CO2 से ग्लूकोज बनेगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये एंजाइम के बारे में। तो ये जो एंजाइम है जो डार्क रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं, हम लोग नहीं प्लांट यूज करते हैं, वो किधर मिलते हैं, स्ट्रोमा में मिलता है। दैट्स व्हाई इन स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन टेकन प्लेस। तो डार्क रिएक्शन कहां होता है, स्ट्रोमा में होते हैं। नेक्स्ट, इनसाइड स्ट्रोमा देयर इज अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। This structure is known as thylakoid. So thylakoid is just like a coin-like structure. और ये thylakoid अगर इसको जूम करके ड्रॉ करे तो ये thylakoid भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। ऑर्गेनेली नहीं बोल सकता, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। और इनसाइड thylakoid also there is a place and this place is known as lumen. और ये थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है उसमें ही रहता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम क्या होता है, ये काम होता है एब्जॉर्ब करना लाइट को, क्योंकि उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब होगा और उसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। जो लाइट रिएक्शन है वो उसी लिए थाइलाकॉइड में ही होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और ये जो है इधर ही क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी पानी टूटते हैं और ऑक्सीजन निकलते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, थाइलाकॉइड है। नाउ कुछ जगह पर बहुत सारा थाइलाकॉइड ऐसे एक पिलर बना देगा ऐसे, और कुछ जगह में क्या करेगा, ऐसे ही अकेला रहेगा। तो ऐसा जब पिलर हो जाएगा, मतलब ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड, ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राना।
तो ये एक ग्राना हो गया, ये और एक ग्राना हो गया। और इसको क्या कहते हैं? इंटरग्रानल थाइलाकॉइड। क्यों भाई? क्योंकि ये जो थाइलाकॉइड है ये दो ग्राना के बीच में है, और जो थाइलाकॉइड ऐसा दोनों ग्राना के बीच में संयोग यानी कनेक्शन कर रहे हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। हालांकि स्ट्रोमा लैमेली एक क्या है? एक थाइलाकॉइड ही है, लेकिन क्या कर रहा है? स्ट्रोमा में है और दोनों ग्राना को क्या कर रहे हैं? कनेक्शन कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और इसको तुम बोल सकते हो क्या? फेरेट चैनल। इधर भी क्या होते हैं? इधर भी लाइट रिएक्शन होते हैं, क्योंकि है क्या? ये है तो थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड में क्या रहता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना। जिधर लाइट का डायरेक्ट रोल है उधर क्या होते हैं? लाइट रिएक्शन, यानी उसमें क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। तो ये अबाउट फोटोसिंथेटिक एपैरेटस। लेकिन हर लाइट रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं है उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। हम लोग जब लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे इन डिटेल्स तब जरूर डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है। तो लाइट रिएक्शन एक्चुअली टेकन प्लेस वेयर इन ग्राना और यू कैन से थाइलाकॉइड, एंड डार्क रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन स्ट्रोमा. Now we'll talk about pigments, because without pigments the light will not absorb, and if light will not absorb, the photolysis of water and also the assimilatory power or ATP and NADPH2 will not form. So photosynthetic pigment is much more important. So let's discuss about photosynthetic pigment. So फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम लोग कैटेगरी करते हैं दो तरीके से। एक होगा वाटर सॉल्युबल, एक होगा वाटर इनसॉल्युबल, है ना। जो वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसको बोलते हैं फाइकोबिलीन, और जो वाटर इनसॉल्युबल है वो दो है, एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है कैरोटिनॉइड, है ना। नाउ दिस पर्टिकुलर फाइकोबिलीन अगेन थ्री, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसायनिन and allophycocyanin. Now this is chlorophyll, not chloroplast, है ना, chlorophyll. Okay, water insoluble. Now chlorophyll are categorized into chlorophyll A, B, C, D, E. लेकिन एक न्यू क्लोरोफिल भी न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है, वो है क्लोरोफिल ए। कौन किया है? चेन एट अल। कब किया है? 2010। सो ये न्यू इंफॉर्मेशन है, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट कैरोटिनॉइड ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू टू, वन इज कैरोटीन, अनदर वन इज ज़ैंथोफिल। सो ये है क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल से, नेक्स्ट कैरोटिनॉइड, एंड एट लास्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट? फाइकोबिलीन। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है भाई? क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो हाइड्रोफोबिक है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो टैडपोल लाइक है ना। और क्लोरोफिल इन जनरल उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई। नेक्स्ट बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए, बी, सी, ए, बी, डी, ई, ये सब किस में पाए जाते हैं? ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में।
लेकिन जो क्लोरोफिल सी है वो किधर पाए जाते हैं, वो डायटम्स में पाए जाते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन याद कर दो। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी बैक्टीरिया में पाया जाता है। स्पेशली कौन सा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए पाया जाता है किसमें, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, है ना। तो ये क्या है, क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जैसे क्लोरोफिल ए, इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर आप लोग याद रखोगे तो क्या होगा, बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है वो इजी हो जाएगा। तो पहले लेट्स स्टार्ट विथ क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है। और क्लोरोफिल ए को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्यों भाई, क्योंकि कोई भी प्लांट हो उसमें क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए मस्ट बी प्रेजेंट, तो इसीलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। और क्लोरोफिल ए है ना, वो रिएक्शन सेंटर में रहते हैं। अब रिएक्शन सेंटर क्या है वो थोड़ा देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन द लाइट रिएक्शन। तो वही क्या करते हैं, एक्चुअली जो लाइट रिएक्शन होते हैं उसमें कौन सा प्ले करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल वो है क्लोरोफिल ए, क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर में होते। तो ये जो क्लोरोफिल ए है, वो क्लोरोफिल ए को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जब मैं बोल दिया ये रिएक्शन सेंटर में रहते हैं तो बोल ही देते हैं एक्चुअली क्या है। एक्चुअली थाइलाकॉइड के जो मेम्ब्रेन है उसमें पाए जाते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम का क्या काम है भाई, फोटोसिस्टम का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना। अब फोटोसिस्टम के अंदर ही क्या रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा हम लोग का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये फोटोसिस्टम के अंदर दो चीज रहता है, एक रहता है रिएक्शन सेंटर और एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर क्या होते हैं, सेंसिटिव एरिया होता है। रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दोनों मिलके क्या होते हैं, दोनों मिलके ही होता है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम को आप इमेजिन कर सकते हो एज ए एयरटेल टावर और वोडाफोन टावर, व्हाट एवर यू विल थिंक। लेकिन वोडाफोन टावर में क्या होता है, एक एंटेना होता है जो क्या करता है, नेटवर्क को क्या करता है, लेता है। तो इसी तरीके से जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो एंटेना मॉलिक्यूल के तरह बिहेव करते हैं। ये क्या करते हैं, जो लाइट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से क्या होते हैं, लाइट कहां पहुंचते हैं, रिएक्शन सेंटर में। तो रिएक्शन सेंटर में जो पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल ए। अदर देन क्लोरोफिल ए जो भी पिगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी वो टेबल जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया उसमें जो भी पिगमेंट है वो कहां रहेगा, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो इसीलिए मैं बोला क्लोरोफिल ए को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर में रहते हैं। तो ये आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, हालांकि मैं बोल दिया तो इसीलिए एक बार हम लोग डिस्कस भी कर लिया। तो क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C55H72O5N4Mg। इसमें क्या होता है, 4 पायरोल रिंग होता है। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो क्वेश्चन है मैं बोल दूंगा इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। तो ये एक हो गया पायरोल रिंग, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, है ना। और दो बीच में क्या है, मीथेन, एक्चुअली मिथाइन। ये स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, मिथाइन। ये बॉन्ड से क्या है, जुड़े हैं आपस में, है ना, ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइन। 2 पायरोल रिंग। तो ये हो गया 1 2 3 4। नंबरिंग भी कर लेते हैं, ये ऐसे नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। और जो थर्ड पायरोल रिंग है उसमें और एक रिंग जोड़ता है, ऐसे रिंग होता है CHO वाला। तो इस रिंग है साइक्लोपेंटानोन रिंग। और बाकी जो 4 है वो क्या है, पायरोल रिंग, ठीक है। और ये जो सेकेंड वाला कार्बन है इसमें रहता है क्या, CH डबल बॉन्ड CH, यानी एक इथेन इधर
जुड़े रहते हैं, हुआ। और 3 नंबर में क्या रहता है, CH3 ग्रुप एसोसिएट थे। और साथ में क्या होगा, एक लंबा एक टेल रहता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइटोल टेल। तो ये क्या है, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इससे देखो। पहले क्वेश्चन, कितना पायरोल रिंग होते हैं, आंसर क्या होगा, 4। सेकेंड चीज, क्लोरोफिल का बीच में सेंटर में क्या रहता है, मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट मैग्नीशियम क्लोरोफिल ए कैन नॉट सिंथेसाइज, तो मैग्नीशियम हुआ। नेक्स्ट, कौन सा कार्बन में CH3 है, 3rd कार्बन। कौन सा कार्बन में इथेन है, 2nd कार्बन में। कौन सा पायरोल रिंग के साथ साइक्लोपेंटानोन रिंग एसोसिएट है, 3। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आएगा, कौन से कार्बन एटम में फाइटोल टेल है, आंसर क्या होगा, 7। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन JRF एग्जाम। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये क्या है, अबाउट क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, क्लोरोफिल बी के बारे में। तो क्लोरोफिल बी इज सेम एज क्लोरोफिल ए, बट ओनली वन डिफरेंस। व्हाट इज दैट, इंस्टेड ऑफ CH3 दिस इज हैविंग CHO, दैट्स ऑल। तो इसीलिए जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या है, C55H70O6N4Mg। इससे कंपेयर करो, इसमें CH3 हटा दो तो देखो, और CHO इसमें जुड़ दो तो हो जाएगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है, क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट है क्या, क्लोरोफिल सी। सो क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल ए बोथ आर सेम, ओनली वन डिफरेंस, दैट इज फाइटोल टेल। तो इट लैक्स फाइटोल टेल। नेक्स्ट, क्लोरोफिल डी। Chlorophyll A and chlorophyll D are similar except one thing, that is instead of ethane, chlorophyll D is having OCHO group. That's all. This is all about different chlorophyll molecule. Now, how this chlorophyll molecule actually synthesized? तो अगर ये समझ में नहीं आया, ये वीडियो को 2 बार देखो और समझने का कोशिश करो। नाउ, हाउ दिस क्लोरोफिल इज सिंथेसाइज्ड, फ्रॉम प्रोटोक्लोरोफिल। इसमें लाइट गिरेगा और बन जाएगा क्लोरोफिल, है ना। लेकिन ये प्रोसेस में 2 चीज होता है, हाउ प्रोटोक्लोरोफिल सिंथेसाइज। इसमें होता है ग्लाइसिन जो एक एमिनो एसिड है, उसके साथ है सक्सिनाइल कोएंजाइम। ये दोनों रिएक्शन करेगा कब, जब उसमें होगा लाइट और pH होगा लेस देन 7 यानी एसिडिक, तब क्या होगा, प्रोटोक्लोरोफिल सिंथेसिस होगा। उसके बाद प्रोटोक्लोरोफिल से जब अगेन लाइट गिरेगा तो क्या सिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल। दैट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बाद जो है वो क्या है हम लोग का, यह है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट क्या है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड में कुछ पॉइंट याद रखना है। कैरोटीनॉइड, तो कैरोटीनॉइड कैन बी 2 टाइप्स, वन इज कैरोटीन, अनदर वन इज ज़ैंथोफिल। वन इज कैरोटीन, अनदर वन इज ज़ैंथोफिल। ये जो कैरोटीन है ये होता है येलो ऑरेंज, और जो ज़ैंथोफिल है वो होता है भाई ऑरेंज। कैरोटीन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, C40H56, और जो ज़ैंथोफिल है ये क्या है, C40H56O। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जो ज़ैंथोफिल है वो ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन है, एक ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है, इसीलिए ज़ैंथोफिल को हम लोग बोलते हैं कैरोटीनोल। कैरोटीन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे बीटा कैरोटीन है ना। बीटा कैरोटीन क्या है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, वेरी गुड। तो ये क्या है, बीटा कैरोटीन, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करता है ये पिगमेंट सारे, क्योंकि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का 2 काम है, एक तो लाइट को पहुंचाना किधर, रिएक्शन सेंटर में, और दूसरा काम यह है अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं गिर के अगर डायरेक्टली रिएक्शन सेंटर में गिरेगा तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन सेंटर पूरा तरीके से नष्ट हो जाएगा।
तो इसीलिए लाइट को किधर गिरना है फर्स्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। इसीलिए ये सारे पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जितना भी पिगमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सील्ड पिगमेंट। क्यों भाई, क्यों कि ये सारे पिगमेंट क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर को क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग का हेल्प कर रहा है फोटो इनहिबिशन से। तो मेन जो सील्ड पिगमेंट है वो क्या है, कैरोटीनॉइड है। समझ में आया। नेक्स्ट है जैंथोफिल। जैंथोफिल का एग्जांपल बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल लेता हूं, ल्यूटीन। ये क्वेश्चन भी आते हैं। ल्यूटीन एक एग्जांपल ऑफ जैंथोफिल है। अब ये ल्यूटीन कब देखता है, कभी भी ऑटम सीजन में डेसिडुअस ट्री को देखो। डेसिडुअस ट्री को मतलब जब जो लीव्स है वो पहले मतलब एकदम पूरा फॉल अप होने से पहले ऑरेंज कलर हो जाते हैं। तो ऑरेंज कलर क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट ओनली, दैट इज ल्यूटेन। ल्यूटेन इज नथिंग बट जैंथोफिल। डायटोम में जो डायजेंथिन होता है वो भी क्या है, एक जैंथोफिल है। ब्राउन एल्गी में जो फ्यूकोजैंथिन होता है वो भी क्या है, एक जैंथोफिल है। मेन फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड इज टू वर्क एज सील्ड पिगमेंट। सील्ड पिगमेंट किधर रहता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में रहता है। दैट्स ऑल अबाउट कैरोटीनॉइड। और एक चीज याद रखो, ये कैरोटीनॉइड क्या है, टर्पिन कंपाउंड है। टर्पिन क्या होता है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। तो ये एक टर्पिन कंपाउंड भी होता है। इसमें आयोनिन रिंग दिखाते हैं, आयोनिन रिंग। अब आयोनिन रिंग क्या है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे, एक आयोनिन रिंग, ये जस्ट याद रखो बस, मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्या है, फाइकोबिलीन। ये वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। सो नेक्स्ट क्या है, फाइकोबिलीन। सो फाइकोबिलीन इज वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एंड जैसे मैंने कहा ये पिगमेंट भी किधर रहता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ही रहता है ये पिगमेंट, ठीक है ना। सो फाइकोबिलीन तीन होता है, एक है फाइको एरिथ्रिन जो रेड इन कलर होता है, एक होता है फाइकोसायानिन जो ब्लू कलर होता है, फाइकोसायानिन, और एक होता है एलोफाइकोसायानिन जो क्या होता है, लाइट ब्लू इन कलर होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन करे फर्स्ट दो स्टेटमेंट में पूछ रहा हूं, उसका आंसर पहले खुद दो, अगर नहीं होगा तो मेरा आंसर सुनो। पहले मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्लोरोफिल ए जो मैं बोला रिएक्शन सेंटर में होते हैं, वो मैं क्वेश्चन एक बार बोल रहा हूं, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? मेरे ख्याल से ज्यादातर लड़का इसमें फॉल्स ही बोल रहे हो, लेकिन ये ट्रूथ नहीं है, ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। भाई क्लोरोफिल ए वो रिएक्शन सेंटर में रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें भी रहता है। तो ये ध्यान में रखो, रिएक्शन सेंटर में ओनली क्लोरोफिल ए रहता है। इसका मतलब ये नहीं क्लोरोफिल ए का जो पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर में है, ये भाई लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में भी रह सकता है ना। सेकेंड स्टेटमेंट एंथोसायानिन इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एंथोसायानिन थाइलाकॉइड में रहते ही नहीं है, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्प्शन करने का प्रॉपर्टी ही नहीं शो करते। ये कहां रहते हैं, प्लांट का वैक्यूल में, जो फ्लावर कलर, कुछ में फ्रूट कलर, बेसिकली वो फ्लावर कलर के लिए एसोसिएट है, उसके लिए क्या है, एंथोसायानिन है। सो एंथोसायानिन इज नॉट अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट पिगमेंट। और एक चीज, ये पिगमेंट जो भी हम लोग डिस्कस किया, कैसे हम लोग को पता चला ये पिगमेंट ये है और वो पिगमेंट वो है, कैसे? हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, लिप करते हैं, और लिप को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद वो करते हैं जो प्रोसेस, उसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में करने के बाद जो पिक्चर आता है उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफ। और क्रोमेटोग्राफ का जो कलर है, कलर इंटेंसिटी, वो देख के पता चलता है कौन सा पिगमेंट क्या है। जैसे एक क्रोमेटोग्राफी का फोटो अगर देखोगे, सबसे नीचे रहता है कौन, क्लोरोफिल बी, नेक्स्ट उसके ऊपर क्लोरोफिल ए, देन उसके ऊपर कैरोटीन, उसके ऊपर जैंथोफिल। तो ये जो है पिक्चर बेस्ड ऑन कलर इंटेंसिटी वी आर डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ऐसा पिक्चर को बोलते हैं क्या, क्रोमेटोग्राम। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को आइसोलेट कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसमें कौन सा पिगमेंट क्या है,
प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो दैट्स ऑल अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देन a little introduction about light. So light is also essential. Without light, the photosynthetic pigment is not at all necessary, because the work of photosynthetic pigment is to absorb light. So now let's discuss about light. देखो लाइट बोलने से क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम याद आ रहा है, वो क्या है? इंगलमैन। तो नेक्स्ट द साइंटिस्ट नेम एसोसिएटेड विद लाइट इज इंगलमैन। उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया भाई? पहले तो एक सेटअप किया, एक वाटर बॉडीज लिया और नीचे एक ग्रीन एल्गी को ले लिया। ग्रीन एल्गी कौन सा लिया? स्पायरोगायरा। इन ओल्ड एनसीईआरटी बुक एंड एनसीईआरटी बुक इट इज रिटन एज क्लैडोफोरा, बट डोंट राइट एज क्लैडोफोरा, बिकॉज एक्चुअली इंगलमैन ने स्पायरोगायरा को ही लिया था। और उसके बाद ये जो वाटर है उसमें क्या किया? एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया। किसको छोड़ा भाई? एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्पायरोगायरा का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन इवोल्यूशन होगा। और एरोबिक बैक्टीरिया का क्या काम है? जिधर ज्यादा ऑक्सीजन होगा उधर एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होगा। यानी एरोबिक बैक्टीरिया इसीलिए इस्तेमाल कर रहा है टू डिटेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। और नीचे क्या किया? उन्होंने एक प्रिज्म रखा। प्रिज्म का क्या काम है? एग्जैक्टली व्हाइट लाइट अगर आएगा उसको तोड़ देगा डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट में। तो व्हाइट लाइट पास किया उन्होंने और तोड़ गया डिफरेंट रेडिएशन में, विब जियोर। ठीक है, उन्होंने देखा, नोटिस किया एरोबिक बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो ब्लू लाइट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रोथ दिखा गया वो है रेड लाइट में। इसका मतलब क्या है? और बाकी जगह में भी है ये विबजियोर में। इसका कहने का मतलब क्या है? जो व्हाइट लाइट है उसमें से जो विजिबल लाइट रेंज है, यानी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का जो रेंज है उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसा जो रेंज ऑफ वेवलेंथ जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऐसे को बोलता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन और पार। ये तो पहले चीज ये समझ गया। हालांकि पार का कांस्टेंट इंगलमैन ने नहीं निकला, लेकिन ये है पार। ये पार होता है 400 से 700 नैनोमीटर इन ग्रीन प्लांट्स, बट इन बैक्टीरिया दिस रेंज इज 300 to 900 nanometer. Please write that in case of bacteria. Okay. So next thing is Engelmann experiment. Engelmann क्या किया? स्पायरोगायरन लिया। वो क्या है? एक प्लांट है। तो उन्होंने देखा पर्टिकुलर ब्लू और रेड लाइट में ऑक्सीजन इवोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे जगह जिधर ऑक्सीजन इवोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं एक्सेन स्पेक्ट्रम। ऐसा स्पेक्ट्रम, ऐसा वेवलेंथ जिधर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। विबजियोर में ब्लू एंड आरआर में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ब्लू और रेड लाइट को क्या बोलते हैं? एक्सेन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इंगलमैन ने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया अबाउट एक्सेन स्पेक्ट्रम। सो ये एक्सेन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में देख लेते हैं। So next we'll talk about action and absorption spectrum. So action and absorption spectrum. इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है। पहली बात, ये कौन दिया था? इमर्सन ने दिया था। तो इसमें हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस में हम लोग लिखेंगे वेवलेंथ, और वेवलेंथ पता ही है विबजियोर, VIBGYOR, जिसमें ब्लू रेंज करीब करीब 400 नैनोमीटर में होता है और रेड 680-700 नैनोमीटर होते हैं, है ना। और इसमें हम लोग एक्स एक्सिस में पहले करेंगे फोटोसिंथेटिक रेट, सॉरी ये वाई एक्सिस है, इसमें फोटोसिंथेटिक रेट। फोटोसिंथेटिक रेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते कैसे? ऑक्सीजन इवोल्यूशन से। कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। उसमें देखा गया जो ब्लू लाइट है, ऐसे कुछ ग्राफ,
यानी ब्लू लाइट में और रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट बहुत ज्यादा है। तो इसको ही बोलते हैं क्या, एक्सिन स्पेक्ट्रम। यानी हम लोग वाई एक्सिस में अगर यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक रेट, then this graph is known as action spectrum. Instead of that, if we use what? If we use absorption rate of photosynthetic pigment, then भी सेम ग्राफ होता, लेकिन क्या है, इधर हम लोग एब्जॉर्प्शन का रेट को हम लोग निकल रहे हैं। तो ऐसा स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो ओनली डिफरेंस इन वाई एक्सिस व्हाट वी आर राइटिंग, तो ये क्या है, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन दो क्वेश्चन मेरे पास है, उसको आंसर देना है। मैं ही आंसर दूंगा, लेकिन वीडियो को पॉज करना है और आंसर देना है, उसके बाद इसको देखना है। अगर एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया तो एक चीज बताओ, फोटोसिंथेटिक रेट कौन सा लाइट में ज्यादा होगा, पहले यह बताओ, और एब्जॉर्प्शन रेट कौन सा लाइट में ज्यादा होगा। तो इसका आंसर है, पहले एब्जॉर्प्शन रेट बोल रहा हूं, इसका आंसर है पहले ब्लू, देन रेड एंड देन एट लास्ट ग्रीन। और जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो पहले होगा रेड, ब्लू और लास्ट में ग्रीन। ऐसा क्यों होता है, इधर ब्लू इधर रेड क्यों होता है? क्योंकि देखो मैं पहले ही बोल दिया, रिएक्शन सेंटर अंदर रहता है और बाहर क्या रहता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसफर के टाइम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, अच्छे से समझो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, उसको ट्रांसफर करना। किसको? जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सो बाय द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, दे विल डेफिनेटली लूज सम एनर्जी। एंड अगर तुम देखोगे विप जीओर में इधर से इधर क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि हम लोग को पता है E इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा, यानी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ है और एनर्जी क्या है, एनर्जी है। तो जो रेड लाइट, जो ब्लू लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब किया था, उसका वेवलेंथ क्या है, कम है कंपेयर टू रेड लाइट, लेकिन एनर्जी भी क्या है, एनर्जी ज्यादा है। तो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब किया, जब जाते 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 रिएक्शन सेंटर में जाएगा तो कौन सा लाइट में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लाइट में। इसीलिए रेड लाइट में भाई क्या होता है, फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा होता है। एट द सेम टाइम एब्जॉर्प्शन रेट कौन सा लाइट में ज्यादा होता है, तो आंसर क्या होगा, ब्लू लाइट में। तो ये क्या है अबाउट दिस। देन लाइट में एक्चुअली किसको एब्जॉर्ब करते हैं, क्वांटम को। क्वांटम किसको बोलता है, पैकेट ऑफ एनर्जी को। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वांटम, व्हाट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज क्वांटम यील्ड। देखो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होते हैं, एक बार समझ लो तो पक्का क्लियर हो जाएगा। तो क्वांटम, और ये वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट भी है। तो क्वांटम यील्ड, पहले तो क्वांटम रेट लिख दो, देन क्वांटम यील्ड, और दो कॉन्सेप्ट, फोटोसिंथेटिक यूनिट और लास्ट क्वांटोसोम, है ना, अच्छा से समझो। सो पहले आता है क्वांटम। क्वांटम क्या है, पैकेट ऑफ लाइट, यानी एक बार जो लाइट आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम, जिसका पावर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, है ना। तो क्वांटम क्या है, पैकेट ऑफ लाइट, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ सनलाइट, दैट्स ऑल। व्हाट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट? सो क्वांटम रिक्वायरमेंट देखो क्या है, एक्चुअली CO2 है, पानी है, उससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकलने के लिए
और पाने के लिए कितना क्वांटम का जरूरत है, इसको बोलता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल H2O से ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए कितना अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, कितना पैकेट ऑफ एनर्जी चाहिए, कितना क्वांटम चाहिए, इसको बोलते हैं क्या, क्वांटम रिक्वायरमेंट। साइंटिस्ट थे वारबार्ग, कौन है, वारबार्ज, उन्होंने बोला 4 क्वांटम इज रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। इमर्सन ने आके बोला भाई ऐसा बिल्कुल नहीं, 8 मिनिमम 8 मैक्सिमम 10, 8 to 10 ये वेरी करता है, क्वांटम इज रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। And I am promising you that in the next lecture I will prove also how it is 8, that Emerson experiment. But for that now you just remember that 8 to 10 quantum is required for evolution of 1 molecule of oxygen. So what is quantum requirement? Number of quantum required for getting 1 molecule of oxygen. तो इसका वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। तो समझ में आ रहा है क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है, कितना क्वांटम चाहिए एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पाने के लिए। देन है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या है, देखो अच्छे समझो, 8 क्वांटम चाहिए, 8 से 10 क्वांटम चाहिए एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए। अगर हम लोग एक क्वांटम ग्रीन प्लांट्स को दिया तो वो ग्रीन प्लांट्स कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को इवॉल्व करेगा। 8 देने से 10 देने से एक मॉलिक्यूल हो रहा है, 1 देने से कितना होगा, इसको बोलता है क्या, क्वांटम यील्ड। एक फोटोन, एक क्वांटम गिरने से प्लांट कितना मॉलिक्यूल देता है, तो क्या होगा 1/8 और यू कैन से 1/10। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.1252 टू 0.10। ये क्या है, क्वांटम यील्ड, यानी एक क्वांटम से कितना ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये क्या है, क्वांटम। नाउ फोटोसिंथेटिक यूनिट, मैं क्या बोला, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए कितना क्वांटम चाहिए, 8 से 10। नाउ 8 से 10, 8 to 10 क्वांटम गिरेगा, किधर गिरेगा भाई, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में गिरेगा ना, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व करेगा। तो ऐसा लिखा गया है 2500 यानी 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एसेंशियल फॉर कैप्चरिंग दिस 8 to 10 क्वांटम और यू कैन से पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये जो ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है 2500, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट। तो बाय डेफिनेशन क्या बोलेगा, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल, नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल व्हिच इज एसोसिएट और व्हिच इज नेसेसरी फॉर गेटिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और यू कैन से number of chlorophyll molecule, not chlorophyll A, number of chlorophyll molecule is associate for capturing 8 to 10 quantum। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट। तो इसका वैल्यू क्या है 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, नॉट क्लोरोफिल ए, कुछ भी हो सकता है क्लोरोफिल का। समझ में आया। नेक्स्ट है लास्ट क्वांटोसोम। ये क्या है, फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है, जस्ट यूनिट, फोटोसिंथेटिक यूनिट में फिजिकल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्वांटिज्म मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्वांटिज्म मतलब क्या है, देखो मैं फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या बोला, 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल कितने को एब्जॉर्ब कर रहा है, 10 क्वांटम को। नाउ कितना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ग्रुप एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगा, इसको ही बोलते हैं क्या, क्वांटोसोम। तो भाई 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अगर 10 क्वांटम को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कितना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक क्वांटम को करेगा, वेरी गुड 250। इसका रेंज होता है 230 to 260, यानी 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो एसोसिएशन है वही क्या करते हैं भाई, वो करते हैं एक क्वांटम को एब्जॉर्प्शन। तो ये जितना भी टर्म में टर्मिनोलॉजी लास्ट में बोला वो आखिर में बहुत कंफ्यूजन है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट लाइट रिएक्शन। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, विल मीट सून। टाटा, बाय बाय।